नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से है। आप सभी को याद होगा, एचएएल की तरफ से अभी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसके अंदर वैसे तो कई सारे सब सिस्टम डेवलप किए जाने वाले हैं, लेकिन अभी हम कैट्स वॉरियर सिस्टम या रॉयल विंगमैन के बारे में बात करने वाले हैं। अब एचएएल की बाकी किसी भी प्रोजेक्ट के मुकाबले कैट्स वॉरियर प्रोग्राम की बात करें तो ये अपनी डेडलाइन के हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है और इसमें अभी तक कोई खास डिले हमको देखने को नहीं मिल रहा है। प्लान के मुताबिक 2025 से 2026 के अंदर ही कैट्स वॉरियर सिस्टम के इनिशियल प्रोटोटाइप को डेवलप करके इसके इनिशियल फ्लाइट को शुरू करने का प्लान किया गया था और अभी एचएएल की तरफ से अपनी डेडलाइन को मैच करने के लिए कैट्स वॉरियर सिस्टम की प्रोटोटाइप को बनाना शुरू करने की कोशिश किया जा रहा है। अब इसके लिए एचएएल की तरफ से अभी एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया, जिसमें वो अभी इन कैट्स वॉरियर में इस्तेमाल होने वाली एयर इंटेक्स के डक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। कैट्स वॉरियर की बेसिक स्ट्रक्चर ज़्यादातर कंपोजिट मेटेरियल से बनाया जाने वाला है ताकि इसकी रडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस किया जा सकेगा और साथ ही इसकी हीट सिग्नेचर को भी मिनिमाइज करने के लिए इसकी एयर इंटेक्स को भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको अभी एचएएल अकेले मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता और कई ऐसे सब सिस्टम होंगे जिनको भले ही एचएएल की तरफ से डेवलप किया गया होगा, लेकिन इनको एचएएल अकेले प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिस वजह से वो अभी इन सिस्टम को बाहर से आउटसोर्स करना चाहते हैं, जो कि ओब्वियसली इंडियन कंपनी होने वाले और जितनी जल्दी इन सिस्टम को एचएएल को सप्लाई किया जाएगा उतनी जल्दी कैट्स वॉरियर सिस्टम की पहली यूनिट को बनाना स्टार्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट मरीन इंजन की तरफ से। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से भी खुद की मरीन प्रोपल्सन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि भले ही हमारे सभी मेजर वॉरशिप्स अभी भारत में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन इनमें जो इंजन का इस्तेमाल किया जाता है वो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है और इसी वजह से हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब मरीन इंजन की बात करें तो ये भी कई तरह के होते हैं और अभी रोल्स रॉयस, जो कि इस तरीके के इंजन को बनाने में काफ़ी पुरानी प्लेयर है, वो अभी भारत को अपनी MT30 सीरीज की मरीन टरबाइन इंजन को ऑफर कर रहे हैं। MT30 सीरीज की इंजन काफ़ी रिलायबल इंजन है और इनको अभी यूके की क्वीन एलिजाबेथ क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला कैरियर है और अभी सेम स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत की तरफ से भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका नाम INS विशाल होने वाला है और आगे भी भारत एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने सर्विस में शामिल करने वाला है और अभी आने वाले 10 सालों में भारत मिनिमम 2 कैरियर को बनाने की बात कर रहा है, जिसके लिए हमें पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोल्स रॉयस की तरफ से अभी अपनी MT30 सीरीज के इंजन को भारत को ऑफर किया जा रहा है और अच्छी बात यह कि इंजन को अभी फुल TOT के साथ भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसे आगे चल के एचएएल की तरफ से लोकली भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो आगे चल के भारत के जितने भी बड़े साइज के वॉरशिप्स बनाए जाने वाले, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाने वाले हैं, उन सभी के लिए हमें इंजन को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे आगे चल के हमें खुद की मरीन इंजन को भी डेवलप करने में, बनाने में काफ़ी मदद मिलने वाली, जो कि अभी के लिए भारत के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से और अभी हम इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको शायद पता होगा कि अभी हमारी नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार बनने के बाद उम्मीद किया जा रहा था कि काफ़ी सारे पेंडिंग पड़े हुए डिफेंस डील को क्लियर कर दिया जाएगा। अब इसी को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें पता चला कि सरकार बनने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से अभी अपनी पहली 100 डेज के अंदर एक रोड मैप को तैयार किया गया और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए लगभग 100 K9 वज्र टी गन्स को खरीदने का प्लान किया गया है, जिसे गवर्नमेंट आने वाले 100 दिनों के अंदर ही फाइनल करने वाली है। पहले से ही इंडियन आर्मी में लगभग 100 K9 वज्र टी गन्स को इंडक्ट किया जा चुका है और इनको टेस्ट करने के बाद और कुछ दिन ऑपरेट करने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से इससे और 200 से 300 यूनिट को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। अब पहले बैच में जितने भी K9 गन्स को खरीदा गया था, ये सभी डेजर्ट रीजन में ऑपरेट करने के लिए खरीदे गए थे, लेकिन बाद में जब चाइना के साथ हमारा फेस ऑफ हुआ तो इनको लद्दाख में भी डिप्लॉय किया गया था और वहाँ पर भी इनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन पाया गया था, लेकिन हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड वेदर कंडीशन की वजह से इनमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद आर्मी की तरफ से खास करके लद्दाख रीजन में ऑपरेट करने के लिए
100 K9 वज्र टी गन्स को खरीदने का प्रपोजल दिया गया था, जिनको पहले से ही हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड वेदर कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा और इसमें पहले से ही विंटर किट को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे इनको लद्दाख में ऑपरेट करने में कोई चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन गन्स को अभी स्नो लियोपर्ड भी कहा जा रहा है, जो कि हो सकता है जितने भी गन्स अभी लद्दाख के लिए खरीदे जाएंगे उनको स्नो लियोपर्ड का निकनेम दिया जाने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज हैंगॉक क्लास की सबमरीन को एक्वायर करने के बाद पाकिस्तान की नेवल डिफेंस पॉलिसी में कुछ चेंजेस होने की उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि अभी के लिए पाकिस्तान के साथ अगर भारत की सबमरीन फ्लीट को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी आगे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी सबमरीन हमारे लिए परेशानी आगे चल के बनने वाले हैं। इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि अभी पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन को भी एक्वायर करने की बात किया जा रहा है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान के पास कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद नहीं है, ना ही उनके पास न्यूक्लियर SSBN है और ना ही उनके पास न्यूक्लियर SSN मौजूद है, जो कि न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक की रेस में इंडियन नेवी को काफी एडवांटेजेस देता है। लेकिन पाकिस्तान इस गैप को जल्दी ही मैच करने की कोशिश कर रहा है और अभी पाकिस्तान की टीवी में चल रहे एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी नेवी की फॉर्मर वाइस एडमिरल अहमद सईद की तरफ से बात बताया गया था कि हैंगॉक क्लास की सबमरीन अभी पाकिस्तान को भारत की स्कॉर्पियन क्लास की और P-75I क्लास की सबमरीन को काउंटर करने के काम आने वाले, लेकिन आगे चल के उनका एम न्यूक्लियर सबमरीन पर है, जो कि पाकिस्तान को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और 2030 से 2040 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे सबमरीन को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। और पाकिस्तान की बात करें तो अभी तक उनके पास कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट करने का अनुभव नहीं है और ना ही उनके पास न्यूक्लियर SSBN को बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी जल्दी और कम समय के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने की टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर पाएंगे या डेवलप नहीं कर पाएंगे। वो बात अलग है कि चाइना इसमें उनको कोई मदद करेगा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में चाइना चाहकर भी ऑफिशियली पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सकता है और ऐसे टेक्नोलॉजी मैच्योर होने में भी काफ़ी समय लगता है। लेकिन ये भारत के लिए भी एक चिंता करने की बात है, ताकि जब तक पाकिस्तान ऐसे सबमरीन को डेवलप करे और यूज़ करे उससे पहले हम एक डिसेंट नंबर में न्यूक्लियर SSNs और न्यूक्लियर SSBN की फ्लीट को सर्विस में शामिल कर चुके होंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।